आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे दहेज उत्पीड़न के मामले की, जिसे आप 498A आईपीसी के नाम से जानते हैं, जो कि वर्तमान में BNS 85 हो गया है। आमतौर पर मेरे पास में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये कहते हैं कि साहब ये केस बहुत लंबा खिंच रहा है, बहुत लंबा चला जा रहा है, इसको जल्दी से जल्दी फटाफट कैसे डिसाइड करवाएं। कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जिसमें हम सेफ भी हो और ये केस भी जल्दी से जल्दी डिसाइड हो जाए। क्योंकि हमारे पहले तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लगा दिया कि साल भर चार्जशीट जमा करने में लगा दिया। अब इसके बाद में हमारे वकील साहब डेट पर डेट लिए जा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। तो क्या हमारे वकील साहब कुछ करना नहीं चाहते हैं, या विपक्षी के साथ मिल चुके हैं, या फिर वो हमसे पैसे ऐंठने के लिए ऐसी रणनीति अपना रहे हैं? तो आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसकी वजह से इस केस को जल्दी से जल्दी हम फटाफट डिसाइड भी करवा लें और इसमें हम सेफ भी बच जाएं और हमारा कुछ बिगड़े भी ना। तो चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे दहेज उत्पीड़न का मामला है जो, इससे आप कैसे सेफ निकल सकते हैं, कब निकल सकते हैं, किन कारणों से निकल सकते हैं, और इस केस को जल्दी डिसाइड करवाना सही है या फिर आराम से चलने देना ही उचित होगा। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या ऐसे तथ्य आए जो आपके विरुद्ध हैं और आपको दोषी ठहरा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, चार्जशीट इसलिए बड़ी ध्यान से पढ़ी जाती है। जब पुलिस चार्जशीट जमा करती है तो सबसे पहले आप कॉपी लीजिए, पढ़िए उसको कि इसमें क्या, अपने वकील साहब से डिस्कस करिए कि चार्जशीट में क्या है ऐसा कि जिसमें हमको डरने की आवश्यकता है। अगर आपके विरुद्ध कोई भी सबूत है तो फिर आपके लिए दो रास्ते हैं, या तो आप सेटलमेंट कर लीजिए आपसी सहमति के आधार पर, या फिर इस केस को जैसा चल रहा है धीरे धीरे चलने दीजिए, क्योंकि इसमें फिर सजा होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, अब जैसे ही चार्जशीट जमा हुई आपने डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर दी। अब पत्नी के द्वारा लगाए गए क्या आरोपों के क्या सबूत हैं और आप अपने बचाव में क्या सबूत प्रस्तुत करते हैं, ये देखने वाली बात होती है। तो डिस्चार्ज पिटीशन लगाने से ये क्लियर हो जाता है कि इस केस में पत्नी के पास में क्या सबूत है। जो गवाही दी है कोर्ट उन गवाहों की गवाही को कितनी गंभीरता से ले रही है, तो क्या और मेरे जो सबूत हैं उन सबूतों के आधार पर क्या ये केस डिसमिस होता है या आगे बढ़ेगा। तो डिस्चार्ज में ये सारे पन्ने खुल जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो इस केस को धीमे धीमे इससे चल रहा है चलने दीजिए, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सजा होने की संभावना है, क्योंकि आप यहाँ फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि वाइफ के पास में कोई भी सबूत नहीं है और जो उसके गवाहों के बयान है वो कहीं ना कहीं सस्पेक्ट लग रहे हैं, कोर्ट उन्हें उन पर पूरी तरीके भरोसा नहीं कर सकती ऐसा लगता है, तो फिर ऐसे केसेस में डरने की अपेक्षा आपने डिस्चार्ज लगाई है, यहीं डिसमिस हो सकता है। आप फिर इसके बाद रिवीजन में जाएंगे, वहाँ डिसमिस हो सकता है। इसके बाद आप हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर भी डिसमिस हो सकता है। तो फिर ऐसे केस में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप इस केस को जल्दी से जल्दी डिसाइड भी करवा सकते हैं। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। हाँ, ये स्पष्ट कर दूं कि आपके एडवोकेट साहब आपको बचाने के लिए केस लड़ते हैं, ना कि आपको फंसाने के लिए केस लड़ते हैं। इसलिए एडवोकेट के ऊपर शंका करने की अपेक्षा उनसे बात करें, डिस्कस करें, विचार विमर्श करें कि वो डिले क्यों कर रहे हैं। दरअसल कई बार न्यायालय में बहुत अधिक केसेस होते हैं जिसकी वजह से डिले होते हैं। कई बार एडवोकेट्स को ऐसा लगता है कि हमारा पक्षकार कहीं फंस ना जाए, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इस केस को धीरे धीरे चलने दो, हो सकता है कि बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो हमारा पक्षकार ही बच जाएगा और केस भी खत्म हो जाएगा। या उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें सजा हो ही जाएगी, तो फिर उस केस को बिल्कुल धीरे धीरे चलने देते हैं कि जितने दिन कम से कम बचा है बचा रहने दो, क्योंकि वो आपके बचाव की रणनीति में रहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एडवोकेट के ऊपर शंका करने की बजाय उनसे क्लियर करें, ज़्यादा अच्छा है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।